आज के रिवीजन शीट में अपन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमीन्स, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो भी मेरे साथ अटेम्प्ट करिएगा। The first question that we have in front of us, a chromium 3 complex, chromium का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स है, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दे रखा है, जिससे अपन समझ सकते हैं कि इसके अंदर 3 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। बोल भी रहा है वाटर और क्लोराइड आयंस लिगेंड्स के तौर पर हैं। ऑन हीटिंग विद concentrated H2SO4 complex lost 6.75% of its original weight। तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? तो concentrated H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर प्रेजेंट हैं, उनका लॉस हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पर। सबसे पहले आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला वेट फाइंड करना चाहिए। क्रोमियम का एटॉमिक वेट होता है 52, 3 क्लोरीन एटम्स हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन सबका कंबाइंड मास अगर अपन फाइंड करें, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स 108 हो जाएगा, 52 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा और 3 क्लोरीन एटम्स का 106.5, तो ये 266.5 AMU आ रहा है फॉर्मूला वेट। और इसका 6.75% मास लॉस हुआ है, लॉस इन मास। तो देखते हैं ये कितना परसेंट है, मतलब ये क्या वैल्यू है। जो भी वैल्यू होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स के मास के मल्टीपल में होनी चाहिए, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा या 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा पर फॉर्मूला यूनिट। जैसे अगर आप देखें तो ये 6.75 इंटू 2.665 आ रहा है, तो ये 6.75 को 2 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अंदाजा लग सकता है कि ये वैल्यू जो है 18 के आसपास ही आनी चाहिए, उससे बड़ी तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये 7 भी होता और ये 3 भी होता तो भी ये 21 आता, तो 21 से भी कम आएगा, अभी तो 18 ही आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। एंड 18 AMU इज द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और अपन को वही फॉर्मूला सिलेक्ट करना होगा जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन एटसेट्रा तो बता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सिर्फ नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पर डिसीजन लेना है, चार्ज के बेसिस पर डिसीजन लेना है। फर्स्ट वाला कंपाउंड तो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एक तरह का मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, आयनिक कंपाउंड ही नहीं है ये। फर्स्ट वाला कंपाउंड आयनिक है ही नहीं और आयंस में डिसोसिएट भी होगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व भी नहीं करेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। तो फर्स्ट तो सबसे पीछे होना चाहिए, 3 ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है। फिर अगर अपन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्सेस में देखें तो सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 आयंस प्रेजेंट हैं इन द फॉर्मूला यूनिट विद +1 एंड -1 चार्ज, और थर्ड वाला ये जो है इसको शायद पोटैश एलम बोलते हैं, तो इसमें K+ एल्यूमिनियम एंड 2 सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं। 4 आयंस फ्रॉम ईच फॉर्मूला यूनिट, वी विल गेट 4 आयंस, और यहाँ पर 2 आयंस मिलेंगे, फेरस एंड टेट्राक्लोरो या क्लोराइडो प्लैटिनेट 2 आयन। चार्ज ऑफ आयंस के बेसिस पर और नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड के बेसिस पर अपन जज कर सकते हैं कि थर्ड वाले कंपाउंड की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि एक डबल सॉल्ट है अपने आप में। उसके बाद फोर्थ होना चाहिए, फॉलोड बाय सेकंड, एंड लीस्ट कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले की होगी। थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बस कॉमन सेंस से डिसीजन लीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लिगैंड की स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड या इलेक्ट्रिक फील्ड, strength of electric field of ligand. Strong field ligands usually more stable complexes बनाते हैं. Coordination number पर depend करती है. Oxidation state of metal center पर depend करता है. And also some special factors like chelate ring formation etc. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ता है. ज्यादा लिगेंड्स ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. यहाँ अगर अपन देखें तो 3 कॉम्प्लेक्सेस में तो अमोनिया ही लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है. इस सिंपल फैक्ट के बेसिस पर अपन बोल सकते हैं कि 1 से ज्यादा स्टेबल होगा 2, 2 से ज्यादा स्टेबल होगा 3, और फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में केलेट रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. तो फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए. सेकंड ऑप्शन. ठीक है, होपफुली इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे. फोर्थ क्वेश्चन, मेटल कार्बोनिल्स. मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, मेटल की तरफ से बैक बॉन्डिंग होती है. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर किस में लोएस्ट होगा? जिस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगी, ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट होगा, क्योंकि कार्बन तो अपने अराउंड 4 बॉन्ड्स ही बनाएगा. अगर एक तरफ से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी होगा. तो मेटल कार्बन बॉन्ड अगर स्ट्रेंथन हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकन होगा. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यूजुअली ये होती है कि मेटल सेंटर पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है. और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूट्रल एटम एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है. तो वैनेडियम पर फोर्थ कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है. एक नेगेटिवली चार्ज्ड वैनेडियम मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की. तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स for octahedral complexes consisting of cobalt, third, 2 ethylene diamine molecules, 2 chloride ions and 1 bromide ions. ये ethylene diamine molecules किस तरह से लगाएं, ये अपन को डिसाइड करना है. ये ethylene diamine molecules adjacent positions पर भी लगा सकते हैं इस तरह से. एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है. 2 इथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हो ही चुका है, तो 2 क्लोराइड और 1 ब्रोमाइड तो नहीं हो सकता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा. अच्छा, इसमें आई थिंक ओके इसमें एक इस पॉसिबिलिटी को भी लिया जाएगा कि क्लोराइड अंदर हो या बाहर हो. तो COEN होल ट्वाइस, EN होल ट्वाइस तो ऑब्वियसली अंदर ही रहेगा. दोनों क्लोराइड अंदर हो सकते हैं. ऐसे सिचुएशन में फिर ब्रोमाइड बाहर रहेगा, और फिर दोनों क्लोराइड में से एक क्लोराइड को अगर बाहर भेज दें तो ब्रोमाइड को उसके बदले अंदर ला सकते हैं. These are the 2 possibilities. ये तो 2 पॉसिबिलिटीज अपने आप में क्रिएट हुई. ये आपस में किस तरह के आइसोमर्स माने जाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स. ये तो आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं. अब इन आयनाइजेशन आइसोमर्स में भी अपने आप में कितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो देखने हैं. जैसे अगर अपन सिंपली इस कॉम्प्लेक्स आयन को कंसिडर करें तो इसमें इथिलीन डायमीन
ग्रुप्स को अगर अपन इस तरह से एडजेसेंट फैशन में लगाते हैं तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, और अगर अपन इनको इस तरह से लगाएं कि क्लोराइड ग्रुप्स डायगोनली ऑपोजिट पोजीशंस पर आए तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। सिस फॉर्म में क्या सिमेट्री है? कैन यू सी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द सिस फॉर्म? नो सर। अगर ऐसा लगे तो वो एक्चुअली एक गलत इंप्रेशन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एक इथिलीन डायमंड ग्रुप और ये दूसरा इथिलीन डायमंड ग्रुप एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ये आयन कायरल है। अगर ये कायरल है तो इसका मतलब ये एक नहीं है, दो हैं, ये और इसका मिरर इमेज, दे शुड बी काउंटेड एज 2 और ये 1। तो ये 3 आइसोमर्स तो यहां पर बनेंगे, और इसके अंदर फिर सोचिए, इसके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही दो सिचुएशंस क्रिएट होंगी, या तो ये इथिलीन डायमंड ग्रुप्स नेबरिंग पोजीशंस पर लगा दें, फिर Cl और Br को कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे भी लगाओगे ये कायरल है। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि Cl और Br ऑपोजिट आए, इथिलीन डायमीन ग्रुप भी इस तरह से लगे स्क्वायर के दो ऑपोजिट साइड्स पर। क्या इसमें सिमेट्री है या ये भी एसिमेट्रिक है? इसमें तो सिमेट्री है, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? तो ये अकायरल है, तो यहाँ 2 + 1, ये 3 और ये 3, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर 6 होंगे। ठीक है, 6 is the answer. 7th question, total number of geometrical isomers for the complex. rhodium के complexes स्क्वायर प्लेनर होते हैं। 4D सीरीज के एलिमेंट्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये ऑलमोस्ट एक जनरल रूल है। यहाँ पर आने वाले कोई से भी लिगेंड्स एम्बीडेंटेट नहीं है, ठीक है, सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, और 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं। क्या आपको पता है ऐसी सिचुएशन में कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3 आइसोमर्स बनेंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप सिंपली याद रख सकते हो। से क्लोरीन के ऑपोजिट एक बार कार्बोनिल ग्रुप को लाए, क्लोरीन को एक ही पोजीशन पर फिक्स रखो और उसके ऑपोजिट अलग अलग ग्रुप्स को लाते रहो। फिर एक बार ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को लाए, और एक बार अमोनिया को लाए। बस ये 3 पॉसिबिलिटीज थी, तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद ऑल डिफरेंट लिगेंड्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 3। हाँ संगम बोलो। सर अब मुझे हमेशा इसमें डाउट आता है कि जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है उसके कारण जो स्क्वायर प्लेनर है वो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं हो जाता? उसमें तो रिपल्शंस होने चाहिए इतने। टेट्राहेड्रल हो जाता है अगर वो 3D सीरीज का मेटल रहता है। 3D सीरीज के मेटल्स में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेने पर यूजुअली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है ना, जैसे NiPPH3 whole 4 2+, this should be tetrahedral. NiCl2 PPH3 whole twice, this should again be tetrahedral. लार्ज लिगेंड्स लेने पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फेवर होते हैं, ये बात सही है, पर ये बात 3D सीरीज पर ज्यादा अप्लाई होती है। 4D सीरीज तो यूजुअली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे विल्किंसन्स कैटलिस्ट, उसके अंदर भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और वो भी स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो जैसे 4D और 5D सीरीज में इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी PPHC के ग्रुप्स हो, वो इनफैक्ट उसमें किसी भी लिगेंड से फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी लिगेंड हो,
वहां पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। ओके सर। ठीक है। 7th क्वेश्चन, हाँ वृंदा बोलो। जो 4th क्वेश्चन है सर, उसमें आंसर सर ज्यादा बैक बॉन्डिंग तो तब होगी ना जब ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के पास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा लोन पेयर होने का मतलब ज्यादा टेंडेंसी ऑफ डोनेशन होगा, ये नेसेसरी नहीं है। नेगेटिव चार्ज होने पर टेंडेंसी ऑफ डोनेशन बढ़ता है, ठीक है ना। ऐसे तो फ्लोराइड के पास ज्यादा लोन पेयर्स होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के मुकाबले अमोनिया में लोन पेयर्स कम हैं, बट विच इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आउट ऑफ दीज थ्री? NH3 is a better electron pair donor. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स पर उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज होने पर ही डोनेशन बेटर ऑब्जर्व किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और शायद इस तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि अगर खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मेटल्स यूजुअली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेफर नहीं करते, ठीक है। 7th क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट का कितना वॉल्यूम चाहिए क्लोराइड आयंस के प्रेसिपिटेशन के लिए? ये तो आसान क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो क्लोराइड आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, मेटल कॉम्प्लेक्स के बाहर है, वो ही प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। सो देयर आर 2 क्लोराइड आयंस पर फॉर्मूला यूनिट। कंपाउंड के मोल्स कितने ले रहे हैं, वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। तो कंपाउंड के अपने पास 0.3 मिली मोल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन से पता चला, और 2 क्लोराइड आयंस हैं इन ईच फॉर्मूला यूनिट। सो इफेक्टिवली वी हैव 0.6 मिली मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। 0.6 मिली मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमें 0.6 मिली मोल्स ऑफ सिल्वर आयंस चाहिए। For every chloride ion we need 1 silver ion for precipitation. तो इसके मोल्स पता चल गए, मोलैरिटी पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन जो चाहिए वो मिली मोल्स को मोलैरिटी से डिवाइड करके मिलेगा 6 मिलीलीटर। इस तरह के क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज चीजें मैसअप भी हो सकती हैं। क्लैरिटी से सोचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3-methyl pent2-ene on reaction with HBr in the presence of peroxide forms an addition product. The number of possible stereoisomers for the product is. peroxide की presence में तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर मिथाइल ब्रोमाइड लगेगा। दिस इज pent2-ene, थर्ड नंबर के कार्बन पे मिथाइल, HBr peroxide लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जाकर ब्रोमाइड लगा। ऐसा करने से मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स जनरेट हो रहे हैं? 2 कायरल सेंटर्स जनरेट हो रहे हैं। ओरिजिनल सबस्ट्रेट अकायरल था, ओरिजिनल सबस्ट्रेट अकायरल हो और उससे प्रोडक्ट्स कायरल बने तो वो हमेशा पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स में बनते हैं। 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं? इस सबस्ट्रेट में कोई सिमेट्री भी नहीं है, 4 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। All will be optically active. 2 pairs of enantiomers बनेंगे यहाँ पर, all optically active, कोई सिमेट्री नहीं है सबस्ट्रेट में, इस वजह से इसका आंसर होगा 4। 9th question, identify the set of reagents or in reaction conditions for the following set of transformations. एक एल्काइल ब्रोमाइड दे रखा है 1 डिग्री, उससे एक प्रोडक्ट बनाना है इंटरमीडिएट में, फिर एक दूसरे रिएजेंट से रिएक्ट करा के एक 2 डिग्री ब्रोमाइड बनाना है। तो आपको जाहिर है एक्सपीरियंस से कि यहाँ पर पहले एलिमिनेशन कर रहे होंगे,
फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन। एलिमिनेशन के लिए अपन अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH यूज करते हैं। हायर टेम्परेचर्स हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। और उसके बाद अपन HBr का एडिशन करा रहे हैं, मार्कोनिकॉव एडिशन। वो एडिशन एसिटिक एसिड में यूजुअली कराते हैं, इवन वाटर में भी करा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकेंड ऑप्शन ही सही रहेगा। Br2 का एडिशन नहीं कराना, HBr का एडिशन कराना है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 10th question. The number of possible enantiomers that can be produced during the monochlorination of 2-methyl-butane is. तो इस तरह के तो क्वेश्चंस आपने कई किए होंगे पहले भी। दिस इज 2-methyl-butane क्लोरीनेशन। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या हीटिंग की प्रेजेंस में, हीटिंग करने पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीनेशन के लिए जितने भी पॉसिबल रेडिकल्स बन सकते हैं वो देखिए। एक रेडिकल यहाँ से बन सकता है, ये दोनों साइड्स एक जैसी हैं, इनमें किसी भी साइड से रेडिकल बनाओ सेम ही बनेगा। फिर एक ये साइड है, एक ये है और एक ये है। तो पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए और फिर उनमें से कितने कायरल हैं ये सोचिए। So these are the 4 structural isomers that are possible. क्या इसमें कहीं कायरल सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं? ये कायरल सेंटर है, ये अकायरल है, नो कायरल सेंटर। इसमें एक कायरल सेंटर है, और ये भी अकायरल। ध्यान रहे, अकायरल सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी ओवरऑल अकायरल होंगे, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन रहा है तो वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स के फॉर्म में ही बनेगा। तो ये एक्चुअली 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये एक है, तो ये बन गए टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? तो ये तो फेयरली है। सर 11th क्वेश्चन। सर एनैंशियोमर तो 4 होंगे ना इसमें? एनेंशियोमर्स, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स 2 हैं। ठीक है, ओके, पॉसिबल एनेंशियोमर्स बोल रहा है, सॉरी सर। टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। इफ वी हैव टू मार्क द आंसर देन पॉसिबल एनेंशियोमर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल एनेंशियोमर्स तो 4 ही होंगे। सही। रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद HBr। HBr प्रोटोनेट करके इस OH को तो डिपार्ट नहीं करा सकता, क्योंकि ये वाला OH बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसके कारण ये एक पुअर लीविंग ग्रुप बन चुका है, ये डिपार्ट नहीं करेगा। इसका प्रोटोनेशन भी उतना आसान नहीं है। हाँ, ये डबल बॉन्ड पर अटैक जरूर होगा। कार्बोकेटायन किस पोजीशन पर बनना बेटर रहेगा? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक पोजीशन Benzyl. पर, बेंजाइलिक पोजीशन पर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, बिकॉज दैट वुड बी अ 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। और फिर वहां पर ही ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ भी एक्चुअली कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है, तो ये भी पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स के फॉर्म में बनेगा। नेवरदलेस सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ब्रोमिनेशन बेंजीन रिंग पर नहीं होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सवाल ये है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा? उसका जवाब है जो मोस्ट एक्टिवेटेड पोजीशन है, या जो लीस्ट डीएक्टिवेटेड पोजीशन है, लेस हिंडर्ड है। इस तरह की चीजें सोचेंगे तो सोचिए, ये वाली पोजीशन तो हिंडर्ड है, एक तरह से ब्लॉक्ड है, यहाँ पर नहीं अटैक होगा। और मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है, और साइनाइड ग्रुप यहाँ पर
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस कर रहा है। ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर इनका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पहुंचेगा जो कि नेगेटिव है। ये भी स्लाइटली डीएक्टिवेटेड पोजीशन है। अब सोचना ये है कि कौन सी पोजीशन सूटेबल रहेगी। पॉली मिथाइलेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपन रिजेक्ट करेंगे। इन दोनों में से ही डिसीजन लेना है, ठीक है। तो जो पोजीशन बेटर लग रही है मुझे वो है ये वाली पोजीशन, फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिथॉक्सी का रेजोनेंस इफेक्ट तो पहुंच ही रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और इंडक्टिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसका कम पहुंचेगा। वैसे ये ट्रिकी डिसीजन है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी ठीक ठाक अमाउंट में मिल सकता है, ठीक है, बट स्टिल माय गट फील इज दैट फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस तो हो ही रहा है, मेटा पोजीशन पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लेना है। यहाँ पर नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोनियम आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा। तो ये वाली पोजीशन तो एक तरह से ब्लॉक्ड है, यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से भी, थोड़ा थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट से भी। मेटा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं पहुंचता है, और ये दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं, इनमें से आप किसी पर भी नाइट्रेशन कर सकते हो, दोनों में से किसी पर भी कर सकते हो, एक ही बात होगी। सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। 14th क्वेश्चन, कंपाउंड्स PQS, इसमें OH और COH ग्रुप्स हैं, इसमें मिथाइल और OCH3 हैं, इसमें ये दो बेंजीन रिंग्स को ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप कनेक्ट कर रहा है। इन सबका नाइट्रेशन किया गया। अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, किस रिंग पर किस पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा ये डिसाइड करना है। तो आप डिसाइड करिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस तो डीएक्टिवेट कर देगा, ये OH ग्रुप अपनी ऑर्थो पोजीशंस को एक्टिवेट कर देगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहीं पर नाइट्रेशन होना चाहिए। ऐसे ही Q में ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। Which group is more activating? मिथॉक्सी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट करता है, इट शुड बी मोर एक्टिवेटिंग। तो इसके ऑर्थो पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, मिथाइल के भी ऑर्थो पोजीशंस पर होगा पर रिलेटिवली कम होगा, ठीक है ना। तो मिथॉक्सी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रेशन होना चाहिए। और ये S वाला तो आसान है, इसमें ये वाली रिंग डीएक्टिवेटेड है क्योंकि इससे बाहर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और ये वाली रिंग एक्टिवेटेड है, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पर एक बल्कि ग्रुप लगा होने के कारण नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैक करना प्रेफर करेगा, पैरा पोजीशन पर। तो ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ध्यान से ऑप्शंस देखिए, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज जो यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। SbCl5 ये एक तरह का ल्यूइस एसिड है, क्लोराइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जैसे AlCl3 है या FeCl3 है, वैसे ये भी एक ल्यूइस एसिड है। क्लोराइड आयन अगर इसके साथ आ जाए तो ये आयनिक स्पीशीज जरूर बनेंगे, पर ये जो आयनिक स्पीशीज बन रहा है इसको आप पहचान रहे होगे, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एरोमेटिक है, ठीक है ना। एरोमेटिक है तो स्टेबलाइजिंग भी है, बनेगा प्रोडक्ट। खैर प्रोडक्ट तो हर केस में ही बनाना है। सोडियम मेटल बेसिक होता है नेचर में और एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है। एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो है इस
तरह की एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा. सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन. H माइनस H प्लस के जो फॉर्म में निकलेगा उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा और इफेक्टिवली यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी. H प्लस जो निकलेगा उसको सोडियम का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी. इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, क्या ये एरोमेटिक है? यस सर. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंड दिस इज एरोमेटिक. तो ये भी एरोमेटिक बना रहा है. अच्छा, यहां पर सोचें, थर्ड वाले केस में वाटर है. वाटर है, एक एल्काइल ब्रोमाइड जैसा कुछ दिख रहा है, साइक्लो एल्काइल ब्रोमाइड. तो अब वाटर तो यही चाहेगा कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन किया जाए, सॉल्वोलिसिस की जाए. लेकिन वाटर क्योंकि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्ट अटैक तो करता नहीं है, कार्बोकेटायन बनवाता है. ब्रोमाइड अगर डिपार्ट कर जाए, कार्बोकेटायन बन जाए, तो क्या ये रिंग भी एरोमेटिक होगी? यस सर. ये रिंग भी एरोमेटिक है, तो यहाँ भी एरोमेटिक. लास्ट वाले केस में सोचिए, ये नाइट्रस एसिड है, अमीन्स, ये अमीन है बेसिकली, नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच्ड होगा डेफिनेटली. और यहाँ पर आप जानते हैं कार्बोकेटायन यहाँ भी बनता है, लेकिन और फाइनली अल्कोहल बनता है. लेकिन यहाँ अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो वो डीस्टेबिलाइजिंग होगा, क्योंकि यहाँ कोई एरोमेटिसिटी डेवलप नहीं हो रही. इनफैक्ट ये एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है. तो यहाँ शायद कार्बोकेटायन बनना मुश्किल है. कोई रिएक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 रिएक्शंस में बन रहा है. आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए एरोमेटिक रिंग्स के लिए. 16th क्वेश्चन. यहाँ पर मल्टीपल रिएक्शंस हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं. एसिटिक एनहाइड्राइड पेरिडीन. तो एसिटिक एनहाइड्राइड के जरिए यहाँ पर एसिटाइलेशन हो जाएगा. CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. एसिटाइलेशन होने के बाद अमाइड बन जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3. इसको क्या बोलते हैं? एसिटेनिलाइड. एसिटेनिलाइड बोलते हैं ना शायद इसको. यस कॉल्ड एज एसिटेनिलाइड. KBRO3 HBr. ये BRO3 और Br माइनस का कॉम्बिनेशन है, जो कि इफेक्टिवली ब्रोमीन वाटर है. ब्रोमीन का भी वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है और यही प्रोडक्ट्स बनते हैं. ब्रोमीन वाटर का मतलब यहाँ पर अपन ब्रोमिनेशन करना चाह रहे हैं रिंग पर. वैसे तो एनिलीन हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है, पर एसिटेनिलाइड बनने के बाद आप समझते होंगे रिंग का एक्टिवेशन थोड़ा कम हो जाता है. मोरओवर ऑर्थो पोजीशन एक तरह से ब्लॉक हो जाती है. तो अब जो है ब्रोमिनेशन सिर्फ पैरा पोजीशन पर होगा. फिर अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ताकि एनिलीन वापस जनरेट हो जाए. CH3COOH अलग हो जाए. तो ये पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया. और उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट बनवाया जा रहा है. डायजोनियम क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. और फिर कॉपर HBr. दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन. इसका नाम सैंडमेयर्स रिएक्शन होता है. यही होता है क्या, या कुछ और होता है? देयर इज वन मोर रिएक्शन विद अनदर नेम, गैटरमैन रिएक्शन. तो ये मोस्ट प्रोबेबली गैटरमैन रिएक्शन है. और यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा. ब्रोमिनेशन. आंसर शुड बी सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. 17th question. In the following monobromination reaction, the number of possible chiral products are. अब यहाँ क्या है कि अपन जो एक सबस्ट्रेट लेकर चल रहे हैं वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, इनैंशियोमेरिकली प्योर है. मतलब एक ही पर्टिकुलर इनैंशियोमर लेकर चल रहे हैं.
अब यहाँ पर वैसे तो ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव होता है, लेकिन जब ये बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, तो हम सारी ही पोजीशंस पर ब्रोमिनेशन कराने के बारे में सोचेंगे जहां जहां पर रेडिकल बन सकता है। तो ब्रोमिनेशन यहाँ भी हो सकता है, 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 और यहाँ भी हो सकता है। ये सारी ही पोजीशंस अवेलेबल हैं ब्रोमिनेशन करवाने के लिए। कायरल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? अगर नीचे वाली पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाए तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कायरल ही रहेगा, दिस इज कायरल। अगर इस वाली पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाए तब तो इंटरमीडिएट में जो रेडिकल बनेगा वो भी अकायरल है, और एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ जाएंगे तो वैसे भी अकायरल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें। इस वाले कार्बन पर, 3rd नंबर के कार्बन पर अगर ब्रोमिनेशन करें तो कायरल सेंटर जनरेट होगा क्या? उसका जवाब है हाँ, जनरेट होगा। और अगर जनरेट होगा तो 2 ओरिएंटेशंस में प्रोडक्ट्स बन पाएंगे, एक तो इस तरह से और एक ऑपोजिट वे में भी। पर ध्यान रहे एक ही कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट किया जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स्ड है, इस पर ही 2 वेज में ब्रोमिनेशन हो सकता है। तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स बने इनको आपस में क्या बोलोगे आप? क्या ये एनेंशियोमर्स हैं? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स। उसके बाद इस वाले कार्बन पर आ जाइए। तो बीच में CH2 आ रहा है, ऊपर फिर से कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, HBr HBr। अगर इस तरह से ये लग गए तो दिमाग लगाओ कि किस तरह का मॉलिक्यूल होगा। ये मीजो कंपाउंड होगा। पर यहाँ पर एक और तरीका है ग्रुप्स के HBr के लगने का। देखो नीचे वाले कार्बन पर तो ओरिएंटेशन फिक्स्ड है इस वाले कार्बन पर, क्योंकि ये ऑप्टिकली प्योर लेकर चले थे। लेकिन ऊपर वाले कार्बन पर जहां ब्रोमिनेशन हुआ है वहां पर एक फ्री रेडिकल बना था, और फ्री रेडिकल बनने के बाद ब्रोमीन जो लगता है वो ऊपर से भी लग सकता है प्लेन के, और नीचे से भी लग सकता है। इस वजह से ये 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस मिल सकते हैं। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल होगा। ये भी कायरल थे, दिस वाज आल्सो कायरल। और लास्ट वाले पोजीशन पर भी अगर ब्रोमिनेशन कर दें एकदम कॉर्नर वाले कार्बन पर, तो उससे कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता, नया कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता। नेवरदलेस एक कायरल सेंटर पहले से तो है ही, तो ये एक प्रोडक्ट और कायरल बन रहा है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं यहाँ पर, ऑल्दो सब बराबर नहीं बनेंगे। क्लोरीनेशन होता तो ज्यादा मिक्सचर बनता, ब्रोमिनेशन में सिलेक्टिवली प्रोडक्ट्स बनते हैं। बट फिर भी कायरल प्रोडक्ट्स कितने हैं ये अपन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। आंसर शुड बी 5। हाँ तनिष्क बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि कायरल तो ठीक है हम देख लेते हैं सर, ये डायस्टीरियोमर और मेसोफॉर्म आपने कैसे जज किया? डायस्टीरियोमर्स इस तरह से जज किया क्योंकि अगर इन दोनों को अगर अपन देखें तो इनमें एक कार्बन पर तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एक जैसा दिख रहा है, पर दूसरे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है। अगर यहाँ R होगा कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ S होगा, मुझे नहीं पता क्या है, अभी मैंने पता नहीं किया। लेकिन अगर उस पर R होगा तो इस पर S होगा, अगर इस पर R होगा तो यहाँ भी R होगा अरेंजमेंट। तो अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता तब तो ये एनेंशियोमर्स कहलाते, पर एक में R है और एक में SR है, तो फिर ये आपस में क्या कहलाएंगे? डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है।
अभी मैंने पता नहीं किया, बट पता करेंगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि एक कार्बन पर तो अरेंजमेंट वैसा का वैसा ही दिख रहा है दोनों में, एक कार्बन पर इन्वर्टेड दिख रहा है। अगर दो कायरल सेंटर्स हो और एक पर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो और एक पर इन्वर्टेड हो, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, दोनों पर इन्वर्टेड होना चाहिए था, तभी मिरर इमेजेस बनते। और जब ये नॉन मिरर इमेज है तो ये डायस्टीरियोमर्स ही हो सकते हैं, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। HBr, HBr क्या करेगा? फिर अल्कोहलिक KOH, HBr की मदद से अपन डबल बॉन्ड पर ही अटैक करवा सकते हैं और डबल बॉन्ड पर अटैक करवा के ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं, एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन से होते हुए। इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए। फिर अल्कोहलिक KOH जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा। अगर अपन ऑप्शंस को देखें तो हमें मल्टीपल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से ये क्लोराइड हट सकता है और डबल बॉन्ड आ सकता है। एक और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद ब्रोमाइड भी हट सकता है, ब्रोमाइड बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। फिर अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊं, इनॉल फॉर्म, कीटोन का इनॉल फॉर्म उसके साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, तो यह इनॉल फॉर्म बनेगा। वैसे तो नॉर्मली इनॉल फॉर्म जो होता है वो माइनर अमाउंट्स में रहता है, लेकिन यहां देखो जो इनॉल फॉर्म है वो क्या बन रहा है? फेनॉल बन रहा है। फेनॉल के नाम में भी इनॉल है, तो डेफिनेटली फेनॉल एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए अपन को फेनॉल को ही मार्क करना चाहिए, ठीक है। अगर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, स्पेशल स्टेबिलिटी आ रही हो, तो इनॉल फॉर्म को इक्विलिब्रियम फेवर करेगा। 19th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन कंपाउंड्स में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। तो ये तो शायद आपने देखा भी होगा पहले, इस तरह का एग्जाम्पल। नहीं देखा तो आज डिसाइड करिए। वीकेस्ट बेस कौन होगा इनमें से? फोर्थ वाला कंपाउंड जिसको पायरॉल बोलते हैं, वो वीकेस्ट बेस इसलिए होगा क्योंकि इसका ये लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है, कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है, एरोमेटिक बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगर इसको आपने प्रोटोनेट कर दिया तो क्या ये एरोमेटिक रह जाएगा आफ्टर प्रोटोनेशन? नहीं, मतलब डीस्टेबलाइज हो जाएगा। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जाना डीस्टेबलाइजिंग है, मतलब ये प्रोटोनेट नहीं होना चाहता, ये वीक बेस है। फोर्थ तो सबसे पीछे होना चाहिए। और फिर यहां देखें तो ये दोनों नाइट्रोजन्स sp3 हाइब्रिड हैं, ये वाला नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड पुअरर डोनर माना जाता है यूजुअली इलेक्ट्रॉन पेयर का। A less electronegative atom is a better electron pair donor. A more electronegative atom is a poorer electron pair donor. तो फिर सेकंड का नंबर लगना चाहिए। मेन कंपटीशन 1 और 3 में रह गया। 1 और 3 में ये जो ऑक्सीजन है इसके कारण डिफरेंस क्रिएट होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इंडक्टिव इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन जब पुल करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। कम करेगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। थर्ड शुड बी अ वीकर बेस देन फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अमाइड दिख रहा है, Br2KOH। ये कॉम्बिनेशन अगर अमाइड के साथ दिखे या Br2NaOH, तो आपको कौन सी रिएक्शन याद आती है? हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अगर होगा तो ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अमीन बनने के बाद फिर एक स्टेप ये वाला किया जा रहा है, डायजोनियम क्लोराइड बनाया जा रहा है। लेकिन 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 ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये एनिलीन नहीं है। जब इसका आप HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट में यहाँ कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनने के बाद सोचो क्या ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक अमीन्स जितने भी होते हैं 1 डिग्री अमीन्स, इनकी HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोकेटायन बनता है, फिर वो वाटर से रिएक्ट करके ROH बनाता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर ROH बनाने से पहले ये सोचो कि क्या ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? डेफिनेटली है, ये इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और उसके बाद अपन इस ऑक्सीजन को डीप्रोटोनेट भी करवा सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मदद से। तो ऑप्शंस देखकर ये बात माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल है। आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए आफ्टर डीप्रोटोनेशन। 20th क्वेश्चन का आंसर। 21st क्वेश्चन, crystal field stabilization energy for high spin D4 octahedral complex is। तो ये तो आसान है। हाई स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड? वीक फील्ड लिगैंड्स यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये EG, DXY DYZ DZX का ट्रिपलेट है, और DX2 Y2 और DZ2 का डिप्लेट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और हाई स्पिन फॉर्म में भरने हैं। इस तरह से भरे जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी अनपेयर्ड हैं सबका स्पिन सेम रखना जरूरी है। इन सबका जो एनर्जी लेवल है बैरी सेंटर के रिस्पेक्ट में, वो जानते हो कितना होता है? -0.4 डेल्टा नॉट, और इनका होता है 0.6 डेल्टा नॉट। यहां से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाती है 3 इलेक्ट्रॉन्स at -0.4 delta naught, 1 electron at +0.6 delta naught। तो ये तो आसान है, करना आना चाहिए, कोई पेयरिंग नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 22nd क्वेश्चन, N-butylamine, diethylamine, N diethylamine सेम मोलर मास है, मतलब ये आइसोमर्स हैं। इथाइल सेम मोलर मास है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, बता पाओगे? तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है पहली चीज, और किस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया कम है दूसरी चीज। सरफेस एरिया कम होने से भी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ज्यादा ब्रांचिंग होने से। तो ये ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोर ब्रांचिंग लेस सरफेस एरिया। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पोजीशन में होगा? नो सर। इसमें कोई हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और ब्रांचिंग भी कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगी, ठीक है, बट इसको रिलेटिवली ज्यादा ब्रांच अज्यूम करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 तरफ ग्रुप्स निकल रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले कंपाउंड का सबसे ज्यादा होना चाहिए और थर्ड वाले कंपाउंड का सबसे कम होना चाहिए। ये बात सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, फर्स्ट ऑप्शन। यही आंसर होना चाहिए। 23rd क्वेश्चन, एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। एल्कोहलिक KOH किया तो प्रोपीन बना, फिर पेरोक्साइड से रिएक्ट कराया तो वन ब्रोमो प्रोपेन बना,
और अब क्या होगा? CH3ONA, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो Z जो है ना वो ईथर होना चाहिए, Z शुड बी ईथर। फोर्थ ऑप्शन सही। 24th क्वेश्चन, ये कंपाउंड है OH माइनस डेल्टा, ये एक तरह का टेट्रा अमोनियम सॉल्ट है, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब इसके ऊपर बेस से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, कुछ वैसा ही जैसा एल्काइल हैलाइड्स में होता है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन माना जाएगा इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये अल्फा है, यहाँ पर कोई बीटा नहीं है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आएगा और उस लोकेशन पर आएगा जहां पर क्राउडिंग कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेस सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएं या यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएं, एक ही बात होगी। साथ साथ नाइट्रोजन का कार्बन से एक बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो किसी भी साइड से आप रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। अल्फा बीटा डबल बॉन्ड आएगा, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमीन्स फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले अमीन्स का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करते हैं, फिर एलिमिनेशन करते हैं, और ये हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर नहीं। लेस हिंडर्ड पोजीशन से बीटा हाइड्रोजन निकलता है। तो ये कुछ एलिमिनेशन ही है जैसा अल्काइल हैलाइड्स में होता है, बस यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन से एलिमिनेशन करवाना है। आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कभी कभी आ जाती है लेकिन। 25th क्वेश्चन, दिस लुक्स फेयरली सिंपल। ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, 200 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया है, 200 ml का। कितने मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे Y और Z के when the solution X is treated with excess silver nitrate and excess barium chloride? सिल्वर नाइट्रेट, अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो किसका प्रेसिपिटेशन होगा बताओ? AgCl। AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड है। और बेरियम नाइट्रेट से, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो प्रेसिपिटेशन किसका होगा? बेरियम बेरियम सल्फेट का। ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आई थिंक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, और आप फॉर्मूला देखकर जज कर सकते हो। 2 क्लोराइड आयंस हैं फॉर्मूला यूनिट में, 0.04 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस हो गए, और जितने क्लोराइड आयंस होंगे उतना ही सिल्वर क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट होगा, और जितने सल्फेट आयंस होंगे उतना ही बेरियम सल्फेट भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सब्सटेंस तो एक्सेस में डाल रहे हैं, खूब सारा डाल रहे हैं। तो कितना प्रेसिपिटेशन होगा वो कंपाउंड में प्रेजेंट सल्फेट ही डिसाइड करेगा। 0.02 moles of sulfate and 0.04 moles of silver chloride, यही कंपाउंड्स होने चाहिए। आंसर होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन, एक ऑप्टिकली एक्टिव अमीन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N है। उसको हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाया गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ये बेसिक मीडियम में करवाते हैं, इसी रिएक्शन की मैं अभी बात कर रहा था। तो ऐसा होने पर एल्कीन बनेगा, जिसका ओजोनोलिसिस करवाने पर और हाइड्रोलिसिस करने पर फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनल बनेंगे। तो अमीन क्या है? ये जो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है, ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन प्राइमरी अमीन्स का ही करवाया जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है। अमीन की पहचान जो है ना सिर्फ इस फॉर्मूला से भी हो रही है। 4 कार्बन को लेकर एक ऑप्टिकली एक्टिव अमीन बनाना है, और वो लैंग्वेज में जाहिर हो चुका है कि 1 डिग्री ही होगा। वैसे भी 2 डिग्री होता तो
ऑप्टिकली एक्टिव बनता ही नहीं, क्योंकि 2 डिग्री अगर होता तो इधर 1 कार्बन रखते और इधर 3 कार्बन रखते तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी तरह से क्रिएट नहीं हो सकती थी, कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो सकता था। 3 डिग्री होता तब तो कायरल सेंटर क्रिएट होना इम्पॉसिबल था। ऑप्टिकली एक्टिव तो ये तभी हो पाएगा जब ये प्राइमरी अमीन हो। ठीक है, एक कार्बन कायरल है, उस पर 4 ग्रुप्स अटैच करने हैं। वैसे भी 4 कार्बन्स को लेकर जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल, उनमें से सिर्फ सेक ब्यूटाइल ग्रुप में ही कायरलिटी डेवलप होने की संभावना होती है। ये सेक ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, उसको आप सेक ब्यूटाइल ब्रोम अमीन भी बोल सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही है और इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि कायरलिटी सिर्फ फर्स्ट में ही है, बाकी किसी में कायरलिटी है ही नहीं, सब अकायरल हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो तो कायरल होना ही होगा। तो इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है, फिर भी अगर अपन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ें, इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करें। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मतलब जितना मिथाइलेशन हो सकता है उतना पूरा का पूरा कर दें। ठीक है, CH3I को यूज करके तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, एक क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। फिर उसकी यूजुअली सिल्वर ऑक्साइड के साथ या AgOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। मिथाइल वाले ग्रुप से तो कोई एलिमिनेशन हो नहीं सकता, यहीं पर एलिमिनेशन हो सकता है, और वो भी एलिमिनेशन हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन से कराते हैं। तो सोचो ये 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन निकालें या 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन। 1 डिग्री। इसका जवाब है 1 डिग्री निकालो, और इधर से NMe3 अलग हो जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप, वो लीविंग ग्रुप बन जाएगा। इस पूरे को आप एक लीविंग ग्रुप की तरह इमेजिन कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड की तरह। और उसके बाद इसका भी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक पार्ट से प्रोपेनल बन रहा है और एक पार्ट से फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो आगे की सारी रिएक्शंस जस्टिफाई हो रही हैं, जैसे आंसर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, पहचानने की कोशिश करें। पहले किया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाए। ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन होता है, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड से ब्रोमीन ग्रुप्स लगेंगे। उसके बाद NaNH2, NaNH2 लिखा हुआ है, वैसे एक्सेस में लिखना चाहिए था। आगे चलकर डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो एल्काइंस पर करवाई जाती है। तो अपन को समझ में आना चाहिए कि सेकेंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद बनेगा, कुछ इस तरह से। अच्छा, बहुत ज्यादा NaNH2 यूज कर दोगे ना तो ये वाला कार्बन भी अपना H+ लूज कर देगा, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। जानते हो ना, टर्मिनल एल्काइंस का हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है। कोई बात नहीं, अगर लूज भी कर जाएगा तो भी अगले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 ऐड कर रहे हैं। प्रोटोनेशन होगा, फिर हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन में OH मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर लगेगा, इस तरह से। ये मार्कोनिकॉव एडिशन है, फिर टॉटोमेरिज्म होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH D2O एक्सेस, NaOH D2O एक्सेस। तो मतलब हैवी वाटर यूज कर रहे हैं,
NaOD यूज कर रहे हैं, ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का मकसद ये है कि हम इसके अल्फा हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाएं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और सॉल्यूशन में OD माइनस NaOH प्रेजेंट है। OD माइनस जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन्स एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अल्फा हाइड्रोजन्स तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरह का इनोलेट आयन बन जाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। पर इनोलेट आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन में से H+ एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोटोनेट भी होगा वापस से। तो अगर ये वापस से प्रोटोनेट होगा तो अपन ने हैवी वाटर यूज कर रखा है, तो जो H+ ये पुल करेगा वो हैवी वाटर का पुल करेगा। वैसे तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी करा सकते थे, लेकिन किसी ऑप्शन में एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है, इसलिए उस दिशा में अपन ने सोचा नहीं। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर का यूज जरूर करना है। अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और वापस जब इनोलेट आयन सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट में से H+ निकालना चाहेगा तो उसको H+ की जगह D2O मॉलिक्यूल ज्यादा नजर आएंगे अपने आसपास, और D2O का D वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से एक एक करके सारे अल्फा हाइड्रोजन जो हैं, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटम्स के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट में अभी अपन ने हैवी वाटर एक्सेस में यूज किया हुआ है। ये क्वेश्चन देने वाले का इंटेंशन है, तो उसके इस इंटेंशन को समझते हुए अपन को 4th ऑप्शन मार्क करना चाहिए, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, हाँ संगम बोलो। हम इसमें अल्फा हाइड्रोजन जब रिमूव कर रहे हैं तो जो ये साइक्लोहेक्साइल रिंग से जो लगा है हमें उसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा काफी। हाँ 3 या तो डिग्री फिर बनेगा, पर एट द सेम टाइम वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, तो उसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कार्बोनिल ग्रुप के कारण रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ में से फोर्थ ही ज्यादा सही। हाँ 4th ही बेटर है। ओके सर। 28th क्वेश्चन, ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। In how many minimum steps will you convert 4-nitrotoluene into 2-bromobenzoic acid? 4-nitrotoluene, ये टोलुइन है, इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और इसको 2-bromobenzoic एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितने मिनिमम स्टेप्स में कर सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, तो सोचिए कैसे करेंगे। तो अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि पहले इस कंपाउंड का ब्रोमिनेशन कर दें। सोचो अगर ब्रोमिनेशन कर दें तो ब्रोमीन कहाँ पर अटैच होगा? CH3 की ऑर्थो पोजीशन पे। CH3 की ऑर्थो पोजीशन पर होगा। और उसके बाद फिर इस NO2 को हटाने के बारे में सोचते हैं। अपन जानते हैं इसको डाइजोनियम क्लोराइड में अगर बदल पाए तो उसको रिमूव किया जा सकता है। और उसके बाद अगर CH3 का ऑक्सीडेशन कर दें हॉट एसिडिक K2Cr27 से या KMnO4 से, तो वो बेंजोइक एसिड में बदल सकता है। तो ये एक रूट नजर आता है। अगर किसी के माइंड में कोई और सिंथेसिस हो तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, पर स्टेप्स मिनिमम होने चाहिए। तो सबसे पहले Br2Fe Br3 या Br2Fe ऑर्थो पोजीशन मिथाइल के रिस्पेक्ट में प्रोटोनेट हो जाएगा, नाइट्रो के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है।
उसके बाद इसका रिडक्शन करेंगे, SnHCl, FeHCl, इवन ZnHgHCl से भी ये रिड्यूस हो जाता है। LiAlH4 से भी हो जाता है, NH2। और उसके बाद डायजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। 2 स्टेप्स हो चुके हैं, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। और फिर आपको पता होगा डायजोनियम क्लोराइड के मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, उनमें से एक रिएक्शन डायजोनियम ग्रुप को, नाइट्रोजन को रिमूव करने का भी होता है। आई थिंक उसमें H3PO2 के साथ इसको हीट करते हैं, ऐसा ही कुछ है। मुझे सारी रिएक्शंस 100% याद नहीं रहती, सही बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ से ये निकल जाएगा। और उसके बाद आई थिंक इथेनॉल के साथ हीट करने से भी ऐसा हो जाता है। यस सर, इथेनॉल के POS साथ भी होता है सर। और उसके बाद इसको हीट कर दें, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, हॉट एसिडिक K2Cr2O7, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट रूट लग रहा है, इससे कम में तो शायद नहीं हो पाएगा। इसमें तो अपन ने स्टेप्स मिनिमाइज ही रखे हैं। अगर किसी को इससे कम स्टेप्स में कोई सिंथेसिस दिख रही हो तो बताना। 1 2 3 4 5 स्टेप्स माने जाएंगे। ये लास्ट ईयर NTA के जो मॉक टेस्ट सारे थे उसमें से एक क्वेश्चन है, JEE मेन के मॉक टेस्ट में। आंसर भी इसका 5 ही था। अगर किसी के पास ऑल्टरनेट रूट है तो बता सकते हैं। 29th क्वेश्चन, increasing order of diazotization of the following compounds is। diazotization में essentially क्या होता है, NH2 की रिएक्शन HNO2 के साथ होती है, और शुरू में ये एसिड बेस जैसी ही रिएक्शन है। NH2 जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो जो ग्रुप्स NH2 पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सप्लाई करेंगे वो डायएजोटाइजेशन का रेट बढ़ाएंगे। तो NH2 की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला कौन सा ग्रुप है? यहां पर तो सारे ग्रुप्स NH2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हुए लग रहे हैं, फोर्थ वाला भी विड्रॉ ही करेगा। और यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। आई थिंक A का रिएक्शन रेट ज्यादा होना चाहिए, फिर B का, फिर C और फिर D। D में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पर लगा हुआ है तो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज्यादा रिड्यूस करेगा। फोर्थ ऑप्शन आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही रेट ऑफ डायएजोटाइजेशन कम होगा। 30th क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस तरह का तो आपने एग्जाम्पल शायद देखा भी हो। इसमें जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसमें रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, और इस कॉन्जुगेशन के चलते ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। ऊपर वाला जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है इस नाइट्रोजन के मुकाबले। कुल मिलाकर इस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर ये एक 1 डिग्री अमीन है, इथाइल अमीन, और ये है डाइमिथाइल अमीन। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? नॉर्मली 2 डिग्री अमीन्स की ज्यादा होती है, तो डाइमिथाइल अमीन की ज्यादा होनी चाहिए, फिर इथाइल अमीन की। और फोर्थ वाला कंपाउंड तो बेसिक ज्यादा है ही नहीं, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भी डीलोकलाइज्ड है, वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम ही है,
चारों ऑप्शन में सबसे कम दिखा रखी है, ऐसे अच्छा तो उसको देते ही नहीं, चारों ऑप्शन में सबसे पीछे ही है वो, सेकंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ। हाँ संगम बोलो। सर अब इसमें जैसे जो ये अमीडीन है फर्स्ट, उसमें तो लोन पेयर आपस में ही कॉन्जुगेशन में, तो फिर वो डोनेट कैसे होगा? लोन पेयर एक का कॉन्जुगेशन में है, दूसरे का नहीं है। देखो एक नाइट्रोजन ये वाला जो है, जिस पर ओरिजिनली आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, ये लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड। ओके। ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, तो इस नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पर इस नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी ना। एक लोन पेयर ऑलरेडी था, अब और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा इस पर इफेक्टिवली, और इनमें तो एक एक ही लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस नाइट्रोजन पर। ओके ठीक सर। तो इसकी ऊपर वाले नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो दैट्स इट, आज के यही क्वेश्चंस थे। आंसर की में एक दो आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, आई हैव नॉट 100% चेक द आंसर की, एक आध गलत हो सकता है, जो अपन ने डिस्कस किया है ये सही है। फिर भी अगर किसी को आंसर में डाउट हो तो बोलिए। सर हाँ बोलो। सर एक तो अभी जो हमने ये डायजोटाइजेशन वाला देखा, सर इसमें तो हमें इस हिसाब से देखना चाहिए ना, जैसे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ जज करते हैं तो बेसिसिटी की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। सिमिलरली जैसे जो नॉर्मल जो एनिलीन होती है वो कंपैरेटिवली इजियर डायजोटाइजेशन शो कर देती है, तो इसमें तो फिर जो आपने जो बताया वो अलग लॉजिक हो जाएगा, क्योंकि एनिलीन में तो जबकि लोन पे डीलोकलाइज्ड होता है। हाँ इसीलिए तो एनिलीन की डायजोटाइजेशन पुअरर होगा एल्काइल अमीन के मुकाबले। एल्काइल अमीन्स में फास्टर डायजोटाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पर भी COH ग्रुप तो लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा तो विड्रॉ करेगा, लेकिन फिर भी इस पे लोन पेयर तो अवेलेबल ज्यादा है इसके मुकाबले, इसीलिए मैंने A को आगे रखा है B से, इज अहेड ऑफ B। और B के ऊपर भी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग रहे हैं वैसे वैसे इसका और डायजोटाइजेशन का रेट कम हो रहा है। ठीक है ओके सर, और एक हमने जैसे सर पहले ऑप्शन सी के अंदर, कौन सा वाला? सर इसमें ऑप्शन सी के अंदर COCH3 ग्रुप का -I भी लग सकता है क्या? इसको कंसिडर करना चाहिए। इस वाले का हाँ थोड़ा -I तो लगेगा ना, यस मेटा पोजीशन से थोड़ा -I तो लगेगा, थोड़ा तो कंसिडर कर ही रहे हैं, तभी उसका रेट ऑफ डायजोटाइजेशन स्लोअर है एनिलीन के मुकाबले। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए अपन यहीं पर रुकते हैं।